जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? पहले वीडियो में हमने पढ़ा वाइगॉस्की की थ्योरी के बारे में और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोलवर्क्स की थ्योरी के बारे में। कोलवर्क्स ने बेसिकली अपनी थ्योरी का जो बेस बनाया था वो बनाया मोरालिटी को। अभी तक हमने बात की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ब्रेन के हिसाब से दिया और जो वाइगॉस्की थे उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको दिया सोशल एस्पेक्ट, लैंग्वेज या कल्चर के बारे में। लेकिन एक डिफरेंट थ्योरी भी थी जो कोलबर्ग ने दी, किसके बेस पर? मोरालिटी के बेस पर, कि हर इंसान की मोरालिटी के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। इसको याद रखने का एक तरीका है कि कोलबर्ग के नाम में वर्ग आता है, तो इन्होंने अपनी जो स्टेजेस थी उनको 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस के अंदर बांटा, 3 into 2। तो 3 लेवल्स थे और 6 स्टेजेस थी। तो जिसकी थ्योरी में सबसे ज्यादा स्टेजेस आपको देखने को मिले, सबसे ज्यादा लेवल्स आपको देखने को मिले, तो समझ जाइएगा कि वो कोलबर्ग की थ्योरी है। चलिए शुरू करते हैं। कोलबर्ग का फुल नेम जो है वो है लॉरेंस कोलबर्ग, जिसने अपने आइडियाज को जनरेट किया, लेकिन उसका बेस क्या था? जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी। जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी पर बेस होकर के उन्होंने अपने मोरालिटी की थ्योरी दी। बेसिकली उन्होंने किस चीज पर फोकस किया? उन्होंने फोकस किया कि एक इंसान के लिए राइट और रॉन्ग क्या हो सकता है। अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो एक बच्चे के लिए उसका राइट और रॉन्ग क्या होगा, एक अडल्टहुड के लिए उसका राइट और रॉन्ग क्या होगा, और जो इंसान अपने आप को इन मोरालिटीज से ऊपर उठा चुका है उसके लिए बेसिकली राइट और रॉन्ग का असली मतलब क्या होगा। तो इसी हिसाब से उन्होंने स्टेजेस को 3 लेवल्स के अंदर बांटा। अब रेंज क्या ली इन्होंने? रेंज ली बच्चे से लेकर के अडल्टहुड तक। उन्होंने स्टडीज की और उनके नेचर के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से और उनके द्वारा किए गए कामों के हिसाब से उन्होंने इन स्टेजेस को डिवाइड किया। गला अभी भी थोड़ा खराब है। चलिए, मेन आइडिया क्या था उसका? मॉरल डेवलपमेंट जो है वो फिक्स स्टेजेस में होता है और फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। क्या? मॉरल डेवलपमेंट को उन्होंने स्टेजेस के अंदर फिक्स कर दिया और लेवल्स के अंदर ऑर्डर में फिक्स कर दिया कि भाई अगर एक बच्चा होगा तो उसकी जो स्टेजेस होंगी वो डिफरेंट होंगी। एक मिडिल पर्सन होगा, उसकी उसकी स्टेजेस डिफरेंट होंगी, सोचने का तरीका डिफरेंट होगा। इस हिसाब से उसने 3 लेवल्स दिए। सबसे पहला था प्री कन्वेंशनल लेवल। अब प्री कन्वेंशनल लेवल के नाम से पता चल रहा है कि इसमें किस एज के ग्रुप के बच्चे लिए गए होंगे। 4 से 10 साल के बच्चे। 4 से 10 साल के बच्चों का थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा आप सोच सकते हैं। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, जिसकी एक की एज 5 साल है और एक 9 साल का, 8 साल का है। 9 साल का हो गया वो इस साल। तो दोनों ही इस अंडर एज के अंदर आते हैं और उनका जो थॉट प्रोसेस है, मैं लास्ट थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था कि मैं कंटिन्यू जो है वो उनको ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि क्या चीज़ किस चीज़ से मैच कर रही है। ठीक वैसे ही होता है। ठीक वैसे ही क्या होता है कि कभी कभी मेरे बच्चे मुझे खुश करने के लिए या पनिशमेंट से बचने के लिए वो काम कर देते हैं। जैसे कभी मैं छोटे वाले की तारीफ कर देती हूँ तो बड़ा वाला चाहता है कि यार मैं भी अगर ये काम करूंगा तो मुझे भी तारीफ मिलेगी। तो ओबे, ओबे इसको क्या बोलेंगे? पहली स्टेज क्या हुई? ओबे। 4 से 10 साल के बीच में अभी उनका खुद का कन्वेंशन लेवल नहीं आया है, प्री कन्वेंशन लेवल है सोचने का। खुद से वो सोच नहीं पा रहे हैं, उसके पहले की स्टेज है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि भैया हमें मम्मा की ओवे करनी है, मम्मी की जो भी बातें हैं उन्हें सुनना है, उन्हें मानना है, तो वो खुश हो जाएंगी और हमको उसका क्या मिलेगा? रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और अगर हमने कोई गलत काम किया है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। तो कभी कभी बड़ा वाला क्या करता है कि पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोल देता है कि मम्मा मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन मम्मा तो मम्मा होती है, तीसरी आईज ऑलवेज होती है उसके पास में। तो उसको पता होता है कि उसने क्या सही किया, क्या गलत किया। तो ये एक ऐसी स्टेजेस है जहां पर पहली स्टेज में बच्चा ओवे और पनिशमेंट के बेस पर अपने राइट और रॉन्ग्स को क्या करता है? डिसाइड करता है। इसका जो सेकंड स्टेज है वो है इंस्ट्रूमेंटल या सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन।
अब यहाँ पर बच्चे के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का जो इंटरेस्ट है ना वो डेवलप होने लग गया है। खुद का स्टेज डेवलप होने का क्या मतलब है कि वो खुद से चाहता है। सपोज उसकी क्लास के अंदर 5 बच्चे बैठे हुए हैं, उसके अंदर मन के अंदर एक जील पैदा हुई कि नहीं मुझे ना क्लास के अंदर फर्स्ट आना है। तो उस फर्स्ट आने के लिए, उस रिवॉर्ड के लिए, वो रिवॉर्ड जो उसे मेडल के रूप में मिलेगा, सर्टिफिकेट के रूप में मिलेगा, 10 लोग, इतने सारे लोग स्टेजेस पे बैठ के उसके लिए तालियां बजाएंगे, तो ये एक रिवॉर्ड है जिसे पाने के लिए उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट ना जागना शुरू हो जाता है कि नहीं मुझे मॉनिटर बनाया जाएगा। जैसे मेरा बड़ा बेटा अक्सर बोलता है, इतना खुश होकर के आके मुझे बताता है कि मम्मा मुझे आज क्लास का मॉनिटर बना दिया, आज मैंने क्रिकेट के अंदर फर्स्ट किया। तो ये एक सेल्फ इंटरेस्ट है, वो खुद से उस चीज को फिर परिपक्व करने के लिए, अच्छा करने के लिए सेल्फ ट्राई करता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो एक्शंस होते हैं वो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए होते हैं। और रिवॉर्ड का क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं कि भाई रिवॉर्ड मिल गया तो वो खुश हो गए, नो नो नो, ऐसा नहीं होता है। इसमें रिवॉर्ड मिलने पर एक्सचेंज पॉलिसीज जो है ना वो बहुत अच्छे से वर्क करती है कि मुझे अगर ये मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा। जैसे बचपन की बातें करते हैं कि अभी तो खैर इतने छोटे बच्चों को हम बाहर नहीं भेजते कुछ भी सामान लाने के लिए, लेकिन हमारे टाइम पर जब हम मार्केट में से कुछ सामान लेकर के आया करते थे तो क्या करते थे, मम्मा को पहले बोलते थे कि मम्मा मैं सामान लेने तब जाऊंगी जब पहले अपने लिए एक चॉकलेट लेकर के आऊंगी। लेन देन पक्का होना चाहिए, ये रिवॉर्ड भी होता है, ये भी एक रिवॉर्ड होता है जिसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो छुपा हुआ होता है। ठीक है ना। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरे तो दोनों बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, मम्मा उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों करूँ उसके लिए, मम्मा उसने मेरे लिए ये किया तो फिर मैं भी ये कर दूंगा। तो ये एक सेल्फ इंटरेस्ट की भावना ऑटोमेटिकली जगने जगने लग जाती है इस एज के अंदर। ये एज ही ऐसी होती है। सॉरी। चलिए चलते हैं सेकंड लेवल। अब जो सेकंड लेवल है वो कन्वेंशनल लेवल आ चुका है, मतलब अब आपके अंदर कन्वेंसिंग पावर डेवलप हो गई है। आप खुद से कन्वेंस होना शुरू हो गए हैं, जिसको उन्होंने 10 से 16 साल की एज के बीच में बांटा और जिसके अंदर मोरालिटी का बेस बताया कि जो सोशल रूल्स हैं और अप्रूवल्स हैं उनको आपको मानना ही होगा। मतलब 10 से 16 साल के बीच में आपके लिए जो सोशल नॉर्म्स बनाए गए हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। वो नॉर्म्स ऐसे होंगे जो अ, सब जगह यूनिवर्सल होंगे और आपको एनी कंडीशन फॉलो करने हैं तो वो बच्चा फॉलो करेगा, डर की वजह से कि ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, करना पड़ेगा। जैसे हमारी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, 24 फ्लैट्स हैं इसके अंदर, जहाँ एक नॉर्म बनाया गया है कि जो नीचे का जो पार्किंग एरिया है वहां पर कोई भी कचरा नहीं फैलाएगा, ये सोसाइटी का नियम है। जो फैलाएगा उसको कैमरे लगे हुए हैं, तो जो फैलाएगा उसका पनिशमेंट रहेगा, फोटो कैमरे के अंदर आ जाएगा और आपको कुछ मतलब देना होगा उसका चार्जेस वगैरह। ये नॉर्म्स हमारी सोसाइटी ने बनाए हैं। तो ये नॉर्म्स जो हैं वो, खैर मेरा बेटा अभी 9 साल का है लेकिन स्टिल उसके दिमाग के अंदर ये बात है कि नो कचरा नहीं फैलाना है। इवन उसको देखते देखते छोटा वाला भी कभी कभी बोलने लग जाता है कि नहीं मम्मा यहाँ पे कचरा मत फेंकना वरना कैमरे के अंदर फोटो आ जाएगी। इतनी प्यारी आवाज में वो बोलता है। तो दिस इज कॉल कि आपको गुड बॉय और गुड गर्ल होने का ओरिएंटेशन हो रहा है कि हम सोशल जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके क्या बन सकते हैं, गुड गर्ल और गुड बॉय। तो इनकी जो थर्ड स्टेज थी ना वो गुड बॉय और गुड गर्ल की ही थी कि हम किस तरीके से नॉर्म्स को, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करके गुड बॉय और गुड गर्ल का एक दर्जा पा सकते हैं, जिसके अंदर आपका बिहेवियर जो है सामने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा, आप चाहते हो कि मैं अपने आप को सामने वाले के लिए एक अच्छा पर्सन फील कराऊं कि मैं कितना अच्छा हूं, ताकि वो सामने वाला इंसान आपके पेरेंट्स के सामने आपकी तारीफ करे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि कभी कभी
कभी कभी ये होता है कि मेरे बड़े बेटे पार्थ जो है वो उसकी क्लास के अंदर ज्यादातर वो मॉनिटर पॉइंट होता है। तो उसकी टीचर उसकी तारीफ कर देती है कि इसकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी है, उसका सोचने का तरीका बहुत अच्छा है। तो वो मेरे पास में खड़ा होता है तो उसको अंदर ही अंदर एक ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही होती है कि वाह, मेरी टीचर ने मेरी मम्मा के सामने एक गुड बॉय होने की जो एक फ्रेम बनाई है वो बहुत अच्छी है। तो ये भी एक चीज होती है कि अपने आप को फिर वो आगे भी उसी फ्रेम में रखने की कोशिश करता है और वो उसी मोरालिटी को फॉलो करता है। ये एक लाइव एग्जांपल्स है जो डेली की लाइफ में मुझे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट सीडीपी से रिलेटेड आए वो बच्चों के ऊपर ही थ्योरीज बनाए हैं, और जिनके घर में बच्चे हैं वो इन थ्योरीज को अगर पढ़ते हैं तो इजीली रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनकी फोर्थ स्टेज थी लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर कुछ ऐसे होते हैं हमारे जिनको हमें मानना ही पड़ता है, जिनकी हमको रेस्पेक्ट करनी ही होती है। सॉरी। वो आपकी ड्यूटी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो गलत है वो गलत है, इट इज अगेंस्ट लॉ। बहुत सारी चीजें इस एज में स्कूल के अंदर भी सिखाई जाती हैं कि आपको गर्ल्स जैसे गर्ल्स हैं उनको बॉयज बॉयज जो हैं उनको गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, अब्यूजिंग नहीं करना है। ऐसा होगा तो फिर जो स्कूल के जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, पेरेंट्स मीटिंग तय की जाएगी। फिर उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। वेल टच वुड अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बट सोसाइटी में, स्कूल्स में, हमारे आसपास जैसे मंदिरों में हम जाते हैं, ये सोशल नॉर्म्स बनाए जाते हैं कि भाई जूते चप्पल बाहर उतार करके हमको अंदर जाना है। बच्चे वो शुरू से फॉलो करते हैं, देखते हैं कि नो नो ये बिल्कुल अगेंस्ट लॉ है, अगर हम गलती से भी जूते चप्पल मंदिर के अंदर ले गए ये एक धार्मिक लॉ के अगेंस्ट होगा, तो वो उस चीज को फॉलो करते हैं। तो ये स्टेज आती है किसमें, कन्वेंशनल में, जहां वो ऑटोमेटिकली उन लॉस को देखते हुए अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद में आता है थर्ड लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां आपकी मोरालिटी सबसे ऊपर उठ जाती है, जहां ना आपको सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब है, ना पनिशमेंट से मतलब है, ना किसी भी चीज से मतलब है। ये 16 साल से अबॉब के लिए, आप अबॉब में वो कितना आगे गए थे कोलवर्ग ये उन्होंने बताया नहीं। इसके अंदर उन्होंने जो स्टेजेस, 5th नंबर की जो स्टेज रखी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या था, ये लॉ बनाए गए थे लोगों की अच्छाई के लिए। क्या, कि लोगों की अच्छाई के लिए। जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ट्रैफिक रूल्स बहुत ही गंदे हैं, एकदम फॉलो नहीं होते हैं। कभी कभार जो ट्रैफिक पुलिस के मन के अंदर एक भावना जाग जाती है कि भाई हमें इस चीज के लिए, ड्यूटी के लिए यहाँ पर लगाया गया है, हमें ये ड्यूटी करनी चाहिए, तो वहाँ पर रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ट्रैफिक लाइट्स जो है वो ऑन ऑफ हो जाती हैं, बट रेयरली मंथ में कम से कम 8-10 दिन के अलावा वो ऑफ ही रहती हैं। तो पीपल क्या होते हैं, जब वो लाइट्स फॉलो होती हैं, जब वो पुलिसमैन खड़े हुए रहते हैं तो उन लॉज को फॉलो करते हैं कि उनको हार्म नहीं हो। लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब बनाया गया है। जैसे राजस्थान जयपुर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक बहुत ही बढ़िया नॉर्म बनाया गया है कि अगर आप बाइक पर, टू व्हीलर पर जा रहे हो तो आपको 2 हेलमेट लगाना कंपलसरी है। ये क्यों बनाया गया गवर्नमेंट ने नियम, ताकि आपको हार्म नहीं हो, आपको नुकसान नहीं हो, आपको चोट नहीं लग जाए, आपका परिवार पीछे है। तो ये लोगों की सुरक्षा के लिए नॉर्म्स बनाए गए जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। खुद की खुद की सुरक्षा के लिए भी। लॉ कैन बी चेंज इफ दे आर अनफेयर, लेकिन अगर लोगों की सुरक्षा उसमें नहीं हो रही है या फिर कोई उसका गलत फायदा उठा रहा है तो उन लॉज को चेंज भी किया जा सकता है। जैसे आज के टाइम पे मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको लाइव जो हमारी सोसाइटी के अंदर होता है वो देने जा रही हूँ कि लड़कियों के लिए ये लॉ बनाए गए हैं कि भाई जब डिवोर्स हो जाता है तो उसको अपने हस्बैंड की आधी प्रॉपर्टी
दी जाती है। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो लड़कियां उतनी ही सक्सेसफुल हैं जितने कि उनके हस्बैंड्स हैं। और रही बात डिवोर्स की, तो पहले का टाइम अलग था जब रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाया जाता था। आजकल तो इतना माइंड शार्प हो गया है कि लोग जो है वो धोखा करने के लिए या फिर पैसे हड़पने के लिए जाल बिछाते हैं। और बहुत सारे केसेस आपने अपने पास्ट में सुने भी होंगे, वो नीला ड्रम और फलाना ड्रम और पता नहीं क्या क्या। तो वहां पर क्या होता है, मर्डर तक की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली ज्यादातर जो सुनने में न्यूज़ेस में मिलने को आता है, कि सुनने को आता है कि भाई शादी कर ली, थोड़े दिन बाद में डिवोर्स ले लिया, फिर 50% अपने हस्बैंड की क्या चाहिए, जायदाद भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये नॉर्म्स जो हैं वो लेडीज के लिए बनाए गए हैं। तो ये एक तरीके का गलत शब्द उपयोग भी इनका लोग करते हैं। तो ये भी एक हार्मफुल हो सकता है। अब इसके बाद इन्होंने 6 स्टेज दी थी, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। ये एक सर्वोपरि स्टेजेस है जहां पर मोरालिटी को आपकी इनर कॉन्शियसनेस पर बेस्ड माना जाता है कि आपका अंदर का इंसान क्या बोलता है, आपका अंदर का इंसान आपको क्या बोलने की कोशिश करता है। जैसे आपके लिए जस्टिस क्या है, डजेंट मैटर कि कानून क्या बनाए गए हैं क्या नहीं बनाए गए हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आपके लिए इक्वालिटी का क्या मतलब है, आपकी ह्यूमैनिटी कौन से लॉज पर वर्क करती है। तो ये सारी चीजें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स पर बेस होकर के बनाई गई हैं। और मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं इन लॉज से कई ज्यादा उठकर हैं। और ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स आपको सोसाइटी में मिल सकते हैं जो इथिकल यूनिवर्सल होते हैं, बहुत कम होते हैं। या तो वो सब कुछ दुनिया का सारा मोह माया सब कुछ त्याग चुके हुए लोग होते हैं, सिस्टर शिवानी जैसे लोग होते हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए इतना सब कुछ करती हैं। शी इज माई फेवरेट, सो मैं उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ। बट यूनिवर्सल इथिकल पीपल्स आपको इस दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। इवन बाबाओं की भी मैं बात करूँ तो काफी टाइम तक आप उनको फॉलो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो इथिकली आपको यूनिवर्सली उठ करके सारा कुछ बता रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है कि वो लोग जेल में जा रहे हैं। तो सारा कुछ मॉरलिटी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि कोल्सबर्ग ने 3 लेवल दिए थे। पहला दिया था प्री कन्वेंशनल, दूसरा दिया था कन्वेंशनल और तीसरा दिया था पोस्ट। प्री कन्वेंशनल को आप याद रखना कि एक बच्चा जिसने अपने आप को कन्विंस नहीं किया है अभी तक, वो रिवॉर्ड लेगा या पनिशमेंट देगा, इसके या फिर आपको क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेस पर वो अपने राइट और रॉन्ग को डिसाइड करेगा। दूसरी इमेजिनेशंस लेकर आओ, जब उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया, 10 से 16 साल की एज में पहुंच गया, जब उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया, इसका मतलब क्या है, वो अच्छा लड़का, गुड बॉय, गुड गर्ल बनने की कोशिश करेगा या फिर सोसाइटी के नियम्स को पालन करने की कोशिश करेगा, चाहे वो डर से ही करे। अब आ जाते हैं अपन लास्ट पोस्ट कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल से भी ऊपर है, जहां पर जो नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट के वो किसी के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, और अगर वो अनफेयर है तो आप उनको चेंज भी कर सकते हो। लास्ट में आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स आप जितने भी लॉज बनाए गए हैं उनसे सर्वोपरि हो। तो ये थे सॉरी, खांसी बहुत ही हो रही है, गलत टाइम पे चैनल स्टार्ट कर लिया। अभी तबीयत थोड़ी ठीक होनी चाहिए थी फिर स्टार्ट करना था, बट मैं बहुत जल्दी ये सब करना चाहती थी। इसके पहले भी मैंने चैनल बनाया था, बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि बेसिकली अंदर जो भरा हुआ इंसान है वो एक टीचर ही है। तो मुझे लगा कि इसी फील्ड में मैं आगे जा सकती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू नहीं करते, बेसिकली ये एंड हो चुका है। मैं आपको कोलवर्क्स की थ्योरी के फीचर्स बता देती हूँ कि लास्ट में क्या था। तो लास्ट में ये था कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दिया, ठीक है ना, और फिक्स्ड सीक्वेंस में उसको बांट डाला। ये हर किसी के लिए नहीं था, हाईएस्ट स्टेज थी। और मॉरल रीजनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मॉरल बिहेवियर। आपकी मॉरल रीजनिंग, भाई हर इंसान की मॉरल रीजनिंग अलग हो सकती है उसके बिहेवियर से। और एजुकेशन हेल्प्स, एजुकेशन बहुत हेल्प करती है हर एक चीज में, आपकी मोरालिटी में भी। ठीक है ना। अब है ना, मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताने जा रही हूँ कि कोलबर्ग ने अपनी ये थ्योरी तो दे दी थी, लेकिन उसके बाद में इसमें बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस थी जो कि निकाली गई थी। उन्हीं की एक स्टूडेंट्स थी, तो उन्होंने ही सबसे पहली बात, उन्होंने उनकी जो एक स्टूडेंट थी, उनका नाम था कैरोल गिलिगन।
कैरोल गिलिगन जो थी वो उन्हीं की स्टूडेंट थी और उन्होंने बोला कि भैया ये जो उन्होंने थ्योरी दी है वो जेंडर बायस होकर के दी है। ये सिर्फ उन्होंने मेंस की बात की है, बॉयज की बात की है, यहाँ पर गर्ल्स उनकी वुमेन्स इनकी बात ही नहीं की है। क्योंकि फीलिंग की अगर बात की जाए तो वुमेन्स के अंदर की जो फीलिंग होती है, उनकी जो जजमेंटल कैपेसिटी होती है, दैट इज फार अवे फ्रॉम द मैन। उनकी जो सोचने का तरीका होता है दैट इज कम्प्लीटली फार अवे फ्रॉम द मैन। उसके बारे में उन्होंने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, उन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया गर्ल्स को। दूसरा था कल्चर वायस कर दिया गया था। बेसिकली उनकी जो थ्योरी थी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो जो थ्योरी है वो वेस्टर्न कल्चर जो है ना उसको शो करती है, जिसमें जस्टिस, मतलब अब हम लोग तो कंबाइंड फैमिलीज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ छोटे मोटी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, इतनी सारी चीजों पे ध्यान भी नहीं दिया जाता। लेकिन वेस्टर्न कल्चर की बात करी जाए तो वो इन सब चीजों को मानती है, वैल्यू करती है। तो इस तरीके से उनकी जो थ्योरी थी वो यहाँ पर आकर अटक गई थी। फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर दिया था मॉरल रीजनिंग पर, कि भाई लोग किस तरीके से सोचते हैं, उनकी मोरालिटी के बारे में वो किस तरीके से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप जो सोच रहे होते हैं और आप जो एक्ट करते हो ना वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि जो इंसान मॉरली सोच रहा है वो इंटरनल भी, जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे तो हमारे देश में नेताओं का, जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, जिस तरीके से मैं ये कर दूंगा फलाना ढिकाना, चुनाव के टाइम पर आकर के इतना, अभी तो हमारे महाराष्ट्र में चुनाव हुए, ये होगा वो होगा फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन उनकी इंटरनल में मोरालिटी क्या है ये कौन जानता है, कोई नहीं जानता। और सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया, 6 नंबर की जो स्टेज थी यूनिवर्सल, ये बहुत ही रेयर है और बहुत ही रेयर लोगों को इसमें डाला जा सकता है। बहुत कम ऐसे साइकोलॉजिस्ट होंगे जो इस तरह की थिंकिंग रखते होंगे। उसके बाद इन्होंने स्टेजेस को सीक्वेंस में बांट दिया। अरे भाई, एक छोटा बच्चा भी बड़े बच्चे को देख करके, जैसा मैंने अपने दोनों बच्चों का एग्जाम्पल दिया, छोटा बच्चा भी थर्ड स्टेज में पहले पहुंच जाता है। 5 साल की एज में मेरा बच्चा थर्ड स्टेज में पहुंच गया, वो अपने बड़े भाई को देख करके गुड बॉय बनने की कोशिश करता है, तो वो थर्ड स्टेज भी फॉलो कर रहा है, वो फर्स्ट स्टेज भी फॉलो कर रहा है। मेरा बच्चा 8 साल का है लेकिन वो स्टिल फोर्थ फिफ्थ स्टेज जो है वो जो कन्वेंशनल लेवल के जो स्टेज है उसको फॉलो कर रहा है। अब क्या बोलोगे इसके बारे में। इमोशनल फैक्टर्स को उन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। लेकिन है ना, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था उन्होंने हैंस वर्क का, हैंस डिलीमा का। दो जो हैंस डिलीमा थे ना, उनकी मॉरल डिलीमा के ऊपर एक स्टोरी थी जो लॉरेंस कॉलबर्ग ने डिसाइड की कि बस मतलब जो काम हैंसबर्ग ने किया उस पर लोगों के अपने अपने विचार क्या थे। हैंसबर्ग क्या था, उसकी वाइफ जो थी ना उसको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और उसके पास पैसे नहीं थे। सब लोगों से उसने पैसे मांगे बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। उसको एक दवाई लेकर के आनी थी, उस दवाई से क्या था वो अपनी वाइफ को बचा सकता था। अब उसके पास पैसे नहीं थे। जिस स्टोर पर वो दवाई लेने के लिए गया था उस स्टोर पर वो 10 गुना महंगी स्टोर कीपर जो है वो दवाई दे रहा था, क्योंकि ये रेयर दवाई थी, मेडिसिन थी जो कहीं पर उसको नहीं मिलती थी। जो 10 गुना दाम देने की उसकी औकात नहीं थी। उसने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, मैं पैसा चुका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, प्लीज मेरी वाइफ की लाइफ खतरे में है, आप मुझे ये दवाई दे दो। बट स्टिल उस शॉपकीपर के अंदर वो मॉरलिटी नहीं थी, वो इमोशंस नहीं थे, उसने उसकी हेल्प नहीं किया। वो क्या करता, या तो अपनी वाइफ को मरने के लिए छोड़ देता या फिर वो वहां से उस दवाई को चोरी कर लेता। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने यही सोचा कि सजा होगी तो हो जाएगी लेकिन मेरी वाइफ तो बच जाएगी। उसने उस रात को जाके उस दवाई को चुरा लिया और अपनी वाइफ को बचा लिया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं कि भाई क्या हुआ। अगर अपन स्टेज 1 की बात करें तो उस हिसाब से तो ये होगा कि भाई उसको ओवे करना चाहिए या फिर पनिशमेंट देना चाहिए। तो इसमें ये होगा कि भाई हैंस जो है उसको दवाई चुरानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि चुराना तो गलत बात होती है, उससे जेल में भेज दिया जाता है। दूसरी स्टेज की बात करें कि भाई उसने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि वो उसकी वाइफ थी, वो उसके लिए बहुत जरूरी थी, तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट था इसलिए उसने चोरी की, इसलिए ये ठीक था। अब तीसरी चीज क्या होती है कि भाई इसके अंदर हैंसबर्ग ने चोरी की, तो वो ना तो गुड बॉय हुआ, ना गुड गुड बॉय ना गुड गर्ल की किसी भी स्टेजेस में वो फिट नहीं बैठता। भाई
यहाँ पर फोर्थ स्टेज आती है कि लॉ और ऑर्डर की, तो हैंस ने तो भाई कोई लॉ फॉलो ही नहीं किया, उसने तो चोरी की, तो लॉ मस्ट बी फॉलो टू मेंटेन ऑर्डर, यहाँ पे वो गलत साबित हो जाता है। फिर आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, अगर हम बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हैंस ने चोरी कर ली। राइट किसके लिए? राइट टू लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉपर्टी, के भाई जिंदगी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर ये फिट बैठता है। अब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें तो भाई यहाँ पर एक ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं हैंस ने बिल्कुल सही किया, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं उसने गलत किया। तो सबके हिसाब से मोरालिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है इस केस में। तो बेसिकली कोलबर्ग ने ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, लेकिन इस एग्जाम्पल में भी अलग अलग स्टेजेस में लोगों की सोच अलग थी जो मैच नहीं कर रही थी, इसीलिए कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी हर स्टेजेस के लिए फिट नहीं थी। तो आई होप कि हमने पूरी कोशिश की इसको इजी फॉर्म में अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में समझने की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है ये मेरा पढ़ाने का तरीका, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मैं तैयारी करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। जय श्री कृष्ण।